हेलो स्टूडेंट। इस वाले सेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारे प्रॉब्लम चल रहे थे उन्हीं प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रॉब्लम करते हैं आज का। देखिए, इस एग्जांपल में बोला गया है, ये एग्जांपल हमारे पास, इस एग्जांपल में बोला गया है 4 पार्टिकल फ्रॉम ए स्क्वायर। मैं पहले इसका डायग्राम बना देता हूँ, इसका डायग्राम भी गिवन था अपने को। इसका डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में बेटा यहाँ पे ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है और ये Q4 है। ठीक है, ये मैंने को डायग्राम गिवन है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला गया 4 पार्टिकल्स फ्रॉम ए स्क्वायर, द चार्जेस आर Q1 इज इक्वल टू Q4 इज इक्वल टू कैपिटल Q और Q2 इक्वल टू Q3 और ये कितना दे रखा है, स्मॉल q। अब देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज Q बाय Q if the net electrostatic force on particle 1 and 4 is 0। ध्यान से सुनना, बोला गया है कि 1 और 4 पे अपने को क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या चाहिए बेटा, 0 चाहिए। तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का वैल्यू बताइए। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इस वाले डायग्राम को बेटा मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। वन, ये वाला टू, ये अपने पास थ्री, ये फोर, यहाँ पे कैपिटल Q, यहाँ पे भी बेटा कैपिटल Q, स्मॉल q और यहाँ पे स्मॉल q। क्या बोला गया है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 और 4 पे 0 चाहिए, मतलब 1 और 4 पे अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं अपन इसमें कौन क्या होना चाहिए, कौन क्या होना चाहिए बेटा। जैसे मान लो ये है 2, ठीक है, ये क्या है 2, इस 2 पे 1 की वजह से बेटा, इस 2 पे 1 की वजह से फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया इधर। सॉरी सॉरी, अपने को सिर्फ 1 और 4 पे चेक करना है, तो 4 पे पता करते हैं अपन। तो 4 पे इस 2 की वजह से बेटा किधर होगा, इधर। इधर मैंने डायरेक्शन ले लिया। इसके बाद 3 की वजह से 4 पे किधर आएगा, इधर। चलिए, इसके बाद 1 की वजह से 4 पे किधर आएगा बेटा, 1 की वजह से 4 पे किधर आएगा, इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, क्या इस 4 पे, क्या इस 4 पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कोई फोर्स कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्मॉल q है वो पॉजिटिव तो नहीं होगा, वो क्या होना चाहिए फिर, अब नेगेटिव। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इनके जो साइन रहेंगे स्मॉल q के, वो क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। ये बेटा ये माइनस q ले लिया मैंने और ये भी माइनस q ले लिया। चलिए, अब चेक करके देखते हैं। देखना बेटा, इस 4 वाले चार्ज पे 1 वाले की वजह से किधर फोर्स लगेगा, इधर। चलिए, क्यों, क्योंकि रिपल्सन का फोर्स है। 4 पे 2 की वजह से किधर लगेगा बेटा, इधर, अट्रैक्शन का फोर्स है इसलिए। चलिए, 4 पे 3 की वजह से किधर लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स है इसलिए इधर। ठीक है, ये दोनों और ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों,
क्योंकि देखिए ये क्यू और ये क्यू, ठीक है, इसकी वजह से ये जो फोर्स आ रहा है, ये फोर्स और इधर ये क्यू और इधर ये वाला क्यू, इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो बेटा वो किधर आएगा, इधर आएगा। और ये क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को अगर मैं इक्वल कर दूं, ठीक है, तो यहां से अपने को आइडिया लग सकता है कि क्यू बाई क्यू का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। चलिए, चलिए बेटा, अब मैं सिंपल सिंपल इसको बना लेता हूँ अच्छे से। 3 की वजह से 4 पे बेटा इधर फोर्स लगेगा, जिसका नाम दिया मैंने F43। 2 की वजह से 4 पे बेटा इधर फोर्स लगेगा, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया। 2 की वजह से 4 पे बेटा अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा इधर ऊपर की तरफ, ठीक है। चलिए, और 3 की वजह से 4 पे बेटा किधर फोर्स लगेगा, इधर, ठीक है। चलिए, और बेटा 1 की वजह से, ये जो 1 दिख रहा है, इस 1 की वजह से, 1 की वजह से इस 4 पे किधर फोर्स लगेगा, इधर। ये क्लियर हुआ। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिखता हूं एफ, ये 4 पे लग रहा है इसलिए 4 किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से। एफ 4 पे लग रहा है 2 की वजह से, ये कितना है, एफ 4 पे लग रहा है 3 की वजह से, ये कितना है बेटा, एफ 4 पे लग रहा है अपने पास 1 की वजह से, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से देखना, इनके मैं कंपोनेंट कर देता हूं। इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, बाकी कंपोनेंट किधर आएंगे, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि F42 F43 के क्या है, इक्वल है। चलिए, तो ये एक फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा F42 cos 45, cos 45, क्योंकि ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। चलिए, और बेटा इस वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस वाले का वैल्यू हो जाएगा F43 cos 45, ठीक है। और ये वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि F42 इधर साइन 45 आएगा, एक तरफ आएगा F43 साइन 45, ठीक है। और जो F42 है वो F43 की इक्वल है। देखिए कैसे इक्वल है, मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। F43 जो है वो F42 के इक्वल है। देखिए F4, 4 पे चार्ज क्यू, 3 पे स्मॉल क्यू, अपॉन 4 और 3 के बीच का डिस्टेंस बेटा, साइड अपन को स्क्वायर दे रखा है तो अपन साइड डी मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो कितना आ जाएगा, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू के, 4 पे चार्ज कैपिटल क्यू, 2 पे चार्ज स्मॉल क्यू, 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस डी, तो डी का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, इक्वल है दोनों आपस में, तो हम क्या बोल सकते हैं, F42 और F23 क्या है, इक्वल। तो इसका एक कंपोनेंट तो बेटा मैंने किधर ले लिया, एक कंपोनेंट तो मैंने बेटा इधर इधर ले लिए दोनों की, ठीक है। और एक एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर का, F42 का कंपोनेंट तो इधर आ गया और F42 का इधर आ गया, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं।
अब मैं क्या लिखूंगा बेटा, मेरे को क्या करना है, 4 पे नेट फोर्स जीरो करना है, तो 4 पे नेट फोर्स जीरो करूंगा। तो ध्यान से देखना, जो F41 है, जो बचे हुए फोर्स है, कौन सा F41, ये किसके इक्वल होना चाहिए, देखना ध्यान से, F42 cos 45 डिग्री प्लस F43 cos 45 डिग्री। मतलब इस फोर्स का और इस फोर्स का एडिशन किसके इक्वल आना चाहिए, इस फोर्स के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये वाले दोनों फोर्स अगर इस फोर्स के इक्वल होंगे तभी मैं इस Q को क्या कर सकता हूँ बेटा, इक्विलिब्रियम में ला सकता हूँ। ठीक है, चलिए F41 क्या होगा, अपन वैल्यू लिख लेते हैं। F41 आएगा अपने पास के, 4 पे चार्ज बेटा कैपिटल Q, 1 पे कैपिटल Q, 4 और 1 के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये वाला डिस्टेंस, ये ये डिस्टेंस होगा अपने पास √2d। ठीक है, कितना होगा, √2d, √2, और अब इसका आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, F4 कितना आएगा बेटा, F42 के, 4 पे चार्ज कितना है Q, 2 पे चार्ज कितना है स्मॉल q, अपॉन 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस d, तो d का स्क्वायर cos 45 आ जाएगा बेटा अपने पास 1/√2, प्लस F43 पे के, 4 पे चार्ज कैपिटल Q, 3 पे चार्ज स्मॉल q, अपॉन अब देखिएगा बेटा, इस पे कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है 3 और 4 के बीच का d, तो ये आ जाएगा d का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, चलिए cos 45 बचा इधर, तो 1 बाय ये √2 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, के क्यू से के क्यू दोनों तरफ के कैंसिल हो गए, इधर कितना बचा, क्यू अपॉन 2d² इज इक्वल टू, इधर कितना बचा बेटा, क्यू अपॉन √2d², तो मैं क्या ले लेता हूँ इधर बेटा, √2d² कॉमन ले लेता हूँ, √2d² मैंने कॉमन लिया तो क्यू प्लस ऊपर आ जाएगा क्यू। ठीक है, d² से d² कैंसिल, देखिए इधर कितना आया क्यू, इधर कितना आया 2q/√2। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, हाँ अपन को निकालना था q/स्मॉल q, कितना आ जाएगा q/स्मॉल q, 4/2 × 2/√2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको बेटा, 2√2। इतना क्लियर हुआ, चलिए तो कितना आया अपने पास रेशो, q/q का 2√2। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अपन को क्या बोला गया है, 4 भी अपने को क्या करना है, जो 4 वाला है, मतलब 4 वाला तो अपन ने इक्विलिब्रियम पे ले लिया, अब 1 वाला इक्विलिब्रियम में आ सकता है क्या, देखिए ध्यान से, ये 1 वाला इक्विलिब्रियम में आ सकता है क्या, ये आ सकता है बेटा, क्यों आ सकता है, क्योंकि देखो जिस तरह 4 पे q है उसी तरह 1 पे भी कितना है q। ठीक है, तो सिमिलरली जैसा कंसेप्ट यहाँ लगा है सेम वैसा ही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है, 1 और अगर 4 को 1 और 4 को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, q/स्मॉल q का, मतलब दोनों का रेशो जो आएगा वो हमारे पास आएगा 2/√2। इतना क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, अगला सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। सेकंड में बोला गया इज देयर एनी वैल्यू ऑफ क्यू, कि क्यू की कोई और वैल्यू हो सकती है जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच ऑफ द 4 पार्टिकल इज जीरो, मतलब क्यू की क्या वैल्यू हो कि सारे पार्टिकल क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब देखो अपन ने 1 और 4 का तो चेक कर लिया, ठीक है, अब अपन एक बार 2 पे भी चेक कर लेते हैं, अगर 2 पे चेक कर लूंगा तो उसकी वजह से अपने आप 3 पे पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, 2 पे भी इक्विलिब्रियम चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 पे इक्विलिब्रियम, अभी जो अपने पास q/q की वैल्यू आई है इसको साइड में लिख दो, q/स्मॉल q की वैल्यू आई है 2√3। ठीक है, चलिए हमको दोबारा प्लेस करते हैं यहाँ पे, ये था कैपिटल Q,
बेटा ये था -q 1, ये था 2, ये अपने पास 3 और ये 4, इनके बीच का सेपरेशन था d, सारा क्योंकि स्क्वायर था ये। ठीक है, चलिए अब मैं 2 पे पता करता हूँ। अब 2 पे मैं बिल्कुल डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा। देखिए 2 पर 3 की वजह से बेटा इधर कितना लगेगा, F23। ठीक है, 2 पर 1 की वजह से इधर अट्रैक्शन का फोर्स F21। ठीक है, और ये वेक्टर लिख लेते हैं, इनके ऊपर वेक्टर भी आ जाएगा। चलिए 2 पर 4 की वजह से बेटा कितना आएगा, 2 पर 4 की वजह से आएगा इधर, किधर बेटा, इधर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये कितना रहेगा, F24। तो ध्यान से देखना, इन दोनों के कंपोनेंट में किधर ले लूंगा, इधर। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल कर दूं, मैं इसके इक्वल कर दूं, तो 2 क्या हो सकता है इक्विलिब्रियम में। देखो 1 और 4 का तो हमने चेक कर लिया, 1 और 4 को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, Q बाई Q का जो रेशियो है वो 2/√3 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं, F23 जो है उसको F24 और F21 का जो कंपोनेंट करे हमने ये वाले, इन कंपोनेंट के क्या करेंगे बेटा, ये जो कंपोनेंट करे ये इनके इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं। F23 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल कर देता हूं मैं, F21 cos 45, क्योंकि ये एंगल कितना होगा अपने पास 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा बेटा 45 डिग्री। ठीक है, प्लस इसी तरह से F24 cos 45 डिग्री, F23 कितना आएगा बेटा, K 2 पे चार्ज स्मॉल q, 3 पे चार्ज स्मॉल q, अपॉन √2 d का होल स्क्वायर। 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस √2। F21 2 पे चार्ज बेटा, 2 पे चार्ज स्मॉल q, 1 पे चार्ज कैपिटल Q, अपॉन 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस d का स्क्वायर आ जाएगा, cos 45 1/√2। सेम ये का ये यहाँ पे लिख देंगे। 2 पे चार्ज कितना आएगा बेटा, 2 पे चार्ज है अपने पास स्मॉल q, 4 पे चार्ज कैपिटल Q, अपॉन डी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/√2। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, ध्यान से देखना, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इधर बेटा के क्यू से के क्यू, और इधर भी के क्यू। क्या बचा ध्यान से देखना, इधर बचा स्मॉल क्यू इज इक्वल टू, इधर में अपॉन में इधर बचा बेटा डी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था, तो √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ऊपर एलसीएम लूंगा मैं यहाँ पे, अपने पास कितना √2, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2q। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इस √2 को मैं इधर लेके जाता हूँ, तो √2 अपॉन 2 इंटू 2 कितना है, ये q बाय स्मॉल q। अब ध्यान से देखिएगा, q बाय स्मॉल q, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, q बाय स्मॉल q का वैल्यू 1/2√2। ये ऊपर भी बेटा 2√2 ही था यहाँ पे भी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 1 और 4 को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या रेशो होना चाहिए, q बाई क्यू का 2√3। ठीक है, और 2 और 3 को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सेम ये कंडीशन 3 पे करेंगे तो यही आंसर आएगा। 2 और 3 को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए बेटा q बाई क्यू का रेशियो कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। इसका मतलब हम सारे जो चार्ज है, सारे चार्ज कौन कौन से, 1 2 3 4 पे, इन सभी को एक साथ इक्विलिब्रियम में नहीं रख सकते। समझ में आ रहा बेटा, इन सभी को हम क्या कर नहीं कर सकते, एक साथ इक्विलिब्रियम में नहीं रख सकते। मतलब ऐसा हम कोई स्मॉल क्यू का वैल्यू नहीं ले सकते जिसकी वजह से सारे चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, हाँ अगर 1 और 4 को इक्विलिब्रियम में लेना है, 1 और 4 को इक्विलिब्रियम में लेना है, तो हमको रेशियो कितना पे लेना पड़ेगा बेटा, 1 और क्यू, अगर इस 4 को इक्विलिब्रियम में लेना है तो q बाई क्यू का रेशियो हमारे पास 2√3 आना चाहिए। अगर हम 2 और 3 को अगर इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं तो q बाई क्यू का रेशियो कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। मतलब इस रेशियो में q और स्मॉल q का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। द ड्राइंग शोज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, each of which has a length of 2 centimeter,
point charges are fixed at each corner as shown. ठीक है, the 4 microcoulomb charge experience a net force due to charge q1 and q2. ये q1 q2 है, ये a b लिख रखा मैंने, ये q1 q2 कर देंगे अभी, ये q1 और ये q2. ठीक है, this net force points vertically downward and has magnitude of 180 root 3 Newton. Determine the magnitude and algebraic sign of the charges q1 and q2. ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला गया है. क्वेश्चन में बोला गया है, एक सेकंड देखिए, देखिए ये जो क्यू ए दे रखा है, ठीक है बेटा, ये क्यू ए दे रखा है, क्यू ए की वजह से 4 पे एक फोर्स लग रहा है. ठीक है, 4, ये जो 4 वाला दे रखा है इस पे फोर्स लग रहा है. ठीक है, इस क्यू बी की वजह से भी 4 पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो जो नेट फोर्स लग रहा है 4 माइक्रोकुलाम पे, उन सभी का जो रिजल्टेंट आएगा, उन सभी का जो बेटा रिजल्टेंट आएगा वो क्या आना चाहिए, एकदम क्या आना चाहिए बेटा, वर्टिकल आना चाहिए. क्या आना चाहिए, एकदम वर्टिकल आना चाहिए. ठीक है, और ये जो वर्टिकल आएगा, ठीक है, ये कब पॉसिबल है, सोच के देखिए कब पॉसिबल है ये. देखिए बेटा एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले तो. वर्टिकली डाउनवर्ड बोला गया है, वर्टिकल भी नहीं, वर्टिकली डाउनवर्ड बोला गया, मतलब नीचे की तरफ आना चाहिए. मतलब देखिए अगर मैं क्यू ए पॉजिटिव रखता हूँ तो बेटा 4 पे किधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा. बी की वजह से बेटा 4 पे किधर फोर्स लगेगा, अगर मैं क्यू बी को भी क्या ले लूँ, अगर मैं पॉजिटिव ले लूँ तो इधर लगेगा. तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर. क्या ये वर्टिकल डाउनवर्ड हुआ, नहीं हुआ. तो इसका मतलब जो क्यू ए और क्यू बी है वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, नेगेटिव होनी चाहिए. ये बात तो हमें क्लियर हो चुकी है. ठीक है बेटा, क्यू ए और क्यू बी क्या होनी चाहिए हमारे पास, नेगेटिव होने चाहिए, ये तो पता लग गया. तो यहाँ लिख लेते हैं हम क्यू ए एंड क्यू बी भी नेगेटिव, ये तो पता लग गया. ठीक है, चलिए ये एक बात तो हमारी कंफर्म हो चुकी है कि क्यू और क्यू बी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए. अब सोच के देखिए, अगर मैं नेगेटिव ले लूंगा इनको और इसको, तो क्यू ए की वजह से बेटा फोर्स इधर लगा. ठीक है, क्यू बी की वजह से किधर लगेगा, इधर लगेगा. ठीक है बेटा, चलिए अब मान लो इन दोनों के मैं एक कंपोनेंट इधर कर लेता हूँ, एक एक कंपोनेंट. ठीक है, और दोबारा बनाता मैं एक बार. बट इस वाले का एक कंपोनेंट मैंने बेटा इधर कर लिया, ये कर लिया. ठीक है, और इस वाले का मैंने कंपोनेंट इधर कर लिया, और जो बचे हुए कंपोनेंट है बेटा वो किधर हो जाएंगे, इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएंगे. ठीक है, चलिए अब ये दोनों अगर कैंसिल होंगे तब जाके देखो नेट फोर्स किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है. नेट फोर्स क्या आ रहा है, डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है. अब ये दोनों कैंसिल होने के लिए क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. समझ में आ रहा है, इक्वल होने चाहिए. ठीक है, अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब क्यू ए और जो क्यू बी होगा वो भी क्या हो, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल. तो अब यहाँ से सेकंड जो थिंक आया हमारे पास, वो क्या बोल सकते हैं हम, एक सेकंड रुकिए. सेकंड हमसे हमको यहाँ से क्या पता लगा बेटा, क्यू ए एंड क्यू बी should be equal. इतना क्लियर हुआ. चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें. अब मैं क्या करता हूँ, क्यू ए और क्यू बी को कितना मान लेता हूँ, कैपिटल क्यू माइनस क्यू, क्योंकि नेगेटिव लेना है अपने को. ठीक है बेटा, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास हो गया माइनस क्यू, और ये भी मेरे पास कितना हो गया बेटा, ये भी हो गया मेरे पास माइनस क्यू. ठीक है, क्यू ए क्यू बी कितना हो गया, माइनस क्यू. चलिए एक बार मैं डायग्राम को नीचे प्लेस कर देता हूँ, दोबारा दोबारा डायग्राम बना लेता हूँ बेटा. डायग्राम को दोबारा प्लेस करते हैं.
ये हमको गिवन है 4 माइक्रोकुलम। ये भी हमने पता किया माइनस क्यू होना चाहिए, ये भी कितना होना चाहिए माइनस क्यू। और साइड कितनी इक्विलेटरल एंगल की 2 सेंटीमीटर। मीटर में कितना लिख सकता हूँ 2.02 मीटर, सॉरी 0.02 मीटर, ठीक है। इक्विलेटरल एंगल है इसलिए साइड कितना होगा बेटा इसका 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 माइक्रोकुलाम पे अपने को क्या निकालना है, फोर्स पता करना है। सॉरी फोर्स पता नहीं करना, 4 माइक्रोकुलाम पे जो इस ए और बी की वजह से, इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको बी लिख लेता हूँ, इसको सी लिख लेता हूँ, ठीक है बेटा। जो ए और बी की वजह से सी पे जो फोर्स लग रहे हैं उनका जो डाउनवर्ड फोर्स है वो कितना होना चाहिए 180 न्यूटन होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो बेटा 4 पे फोर्स लगेगा किसकी वजह से, ए की वजह से, वो किधर लगेगा इधर डायरेक्शन में, ठीक है। और जो इसकी वजह से लगेगा बेटा, किसकी वजह से 4 माइक्रोकुलाम पे बी की वजह से किधर लगेगा इधर, क्योंकि दोनों अट्रैक्शन नेचर के इसलिए, ठीक है। इन दोनों का एक एक कंपोनेंट बेटा कहाँ पे आएगा, इनके एक एक कंपोनेंट इधर डाउनवर्ड नीचे ले लेता हूं मैं। एक मैंने इधर लिख लिया और एक इसका दूसरा ये वाला, दोनों बराबर है लेकिन दिखाने के लिए मैं इनको अलग अलग बता देता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा इसका वैल्यू कितना आएगा, इस वाले का आएगा FCA। इसको कितना लिखूंगा मैं FCB। तो ये कंपोनेंट कितने हो जाएंगे बेटा, दोनों के साथ लिखूंगा मैं। तो FCA cos 30। cos 30 क्यों हुआ, क्योंकि ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो FCB cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए इनका बेटा एक एक कंपोनेंट किधर जाएंगे, एक एक कंपोनेंट इनके इधर जाएंगे, ठीक है। चलिए अपन को ये भी पता है कंपोनेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। चलिए अब ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है इक्वल है, ठीक है बेटा, दोनों का वैल्यू क्या है इक्वल है। चलिए अब नेट बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये वाला फोर्स बेटा, नेट क्या बचा, ये दोनों वाले फोर्स हमारे पास नेट बचे। अब देखिए ये क्या है डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए 180√3। तो हम लिख लेते हैं इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 180√3, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को और आंसर पता करते हैं। FCA में के, सी पे बेटा 4 माइक्रोकुलाम, माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁶, ठीक है। और ए पे चार्ज क्यू अपॉन बीच का डिस्टेंस कौन सा, ए और सी के बीच का डिस्टेंस बेटा 0.02 मीटर, इसका होल स्क्वायर। कोस 30 का वैल्यू बेटा √3/2। सिमिलरली ये चीज फिर से यहाँ आएगी, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या कर दूं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये और ये क्या आएंगे इक्वल आएंगे। देखो सोल्व करके देखो एफ सी बी कितना आएगा के, और सी पे फोर्स 4 × 10⁻⁻⁶। तो बेटा बी पे फोर्स, देखो बी पे जाओ क्यू दे, सॉरी 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 दोबारा बोलता है एक बार में। देखो एफ सी बी निकालना है, तो एफ सी बी यही आएगा, देखिए कैसे आएगा के सी पे जो अपने कुल वो आएगा चार्ज आएगा वो कितना बेटा 4 माइक्रो कुलम, ठीक है। और बी पे चार्ज कितना है क्यू, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.02 स्क्वायर। देखो ये वाली चीज फिर से आएगी और साथ में cos 30 भी क्या आ जाएगा √3/2। तो ये प्लस ये कितना हो जाता है x प्लस एक्स 2x, तो मैंने इसको क्या कर दिया 2 × 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा 180√3 के, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू 4 × 10⁻⁻⁶ अपॉन पॉइंट, इसको कितना लिख सकता हूँ बेटा मैं 4 × 10⁻⁴, ठीक है।
सॉरी 4 × 10⁻⁻⁴ (4 × 10⁻⁴) लिख सकता हूँ उसको। 0.02 है बेटा, इसके स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 × 10⁻⁻। चलिए, इक्वल टू में कितना आ जाएगा? इक्वल टू में आएगा 180√3। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसके बाद इस 4 से बेटा ये वाला 4 कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 4 वाला जो ये है ये ऊपर जाएगा, ये 10⁻⁴ को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना होगा? 9 इंटू 180 करता हूँ इधर, 9 इंटू 10⁻⁴, टोटल आ जाएगा बेटा 7। देखिए ये 4 ऊपर जाएगा तो 9 + 4, 9 + 4 कितना हुआ? 13, 13 - 6 7 इज इक्वल टू कितना? और इधर साथ में बेटा एक क्यू भी चल रहा था, क्यू लिखना भूल गए अपन, ये क्यू, ठीक है, 180√3। अब देखिए Q इज इक्वल टू 180, ये √3 भी कैंसिल हो चुका था अपना, ये भी मैंने दोबारा लिख दिया। चलिए 180/9 इंटू 10⁻⁷, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10⁻⁷, अब ये 7 ऊपर चला जाएगा 10⁻। चलिए 180/9 हो जाएगा बेटा 20 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है बेटा। चलिए तो Q कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻6, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 माइक्रो, और साथ में यूनिट कितना आएगा? कूलम। अब Q कितना था नेगेटिव वाइज, सॉरी चार्ज वाइज, मतलब साइन वाइज कितना था? -2 माइक्रो कूलम आ जाएगा, क्योंकि अपने ये जो Q है ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इसलिए Q का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? -2 माइक्रो कूलम, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मतलब अगर मैं ए और बी पे कितना चार्ज ले लूँ? 2 माइक्रोकुलाम ले लूँ, तो जो सी पे 4 माइक्रोकुलाम लगा हुआ था उस पे जो फोर्स लगेगा वो 180√3 न्यूटन डाउनवर्ड लगेगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, two identical beads each have mass m and charge q when placed in a hemispherical bowl of radius r with frictionless surface, ठीक है। द बीड्स मूव एंड एट इक्विलिब्रियम, मतलब ये बीड्स क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम पे रहेंगे लास्ट में, ठीक है। दे आर ए डिस्टेंस d अपार्ट, डिटरमाइन द चार्ज q ऑन ईच बीड, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है अपने पास, ठीक है, ये है ये क्या सेंटर है, यहाँ से ये r रेडियस है बेटा, ठीक है। वो दोनों चार्ज क्या रखे हुए? d डिस्टेंस पे रखे हुए, ठीक है। अब क्या करा, दोनों को अपन ने बेटा रिलीज करा, ठीक है, दोनों को क्या करा? छोड़ दिया। अभी ये क्या है यहाँ पे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे। किस में रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे। रिलीज कर दिया मतलब यहाँ पे रखे हुए दोनों चार्ज, यहाँ पे जैसे बाउल के इधर, ठीक है, दोनों को क्या कर दिया अपन ने? छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद क्या हो रहा है बेटा? दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर ही है, ठीक है। चलो, तो अपने को निकालना है कि क्यू का कितना वैल्यू लिया जाए, ठीक है। हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे, मतलब फिक्स क्यू पे डिपेंड करा जाएगा ये, ठीक है। तो क्यू का वैल्यू मैं कितना लूँ कि ये चार्ज क्या रहे बेटा? इक्विलिब्रियम में रहे। चलिए ध्यान से देखते हैं, डायग्राम को दोबारा प्लेस करते हैं नई जगह। नीचे आते थोड़ा, चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करता हूँ, ये ए वाला बीड है अपने पास बेटा, ये क्या है? ये ए और ये बी। मैं ए वाले को फ्री बॉडी डायग्राम इधर बना देता हूँ, ठीक है। चलिए ये रहा, इसका मास कितना बेटा? एम, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा कितना फोर्स लगेगा? चलिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने लगा दिया mg, ठीक है। चलिए
ये एंगल मैंने एज्यूम कर लिया बेटा, ये एंगल है थीटा। कितना है ये? एंगल थीटा। तो इस वाले डायरेक्शन में क्या लगेगा बेटा? नॉर्मल। इस वाले डायरेक्शन में क्या लगेगा? नॉर्मल। तो मैं इधर डायरेक्शन में बेटा नॉर्मल भी लगा देता हूँ। इस वाले डायरेक्शन में हमारे पास लगेगा बेटा नॉर्मल। क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स। ये एंगल कितना लिया मैंने? थीटा। तो बेटा ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एक, तो एक हमारे पास ये कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इनको लिख लेते हैं। ये तो हो जाएगा एन कोस थीटा, ये हो जाएगा बेटा एन साइन थीटा। ठीक है, चलिए मतलब इसके मैंने कंपोनेंट कर चुका हूं मैं। चलिए अब और एक कौन सा फोर्स लगेगा बेटा इस पे? इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा ये भी यहाँ पे। ठीक है, तो एक फोर्स लगेगा, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे ये चार्ज, ये मास m है। ठीक है, इस पे चार्ज कितना है? q। ये भी क्या है? एक बॉडी है जिस पे चार्ज कितना है? q। तो इसकी वजह से इस पे बेटा इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। किसकी? इसकी वजह से इस वाले चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा इधर की साइड लगेगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। बेटा ये लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ठीक है, जिसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। के चार्ज कितना है? क्यू। क्यू अपॉन सेपरेशन बेटा दोनों के बीच का डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा बेटा, तो अपोजिट फोर्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? एन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? एम जी। और बेटा दूसरा इधर से एन कॉस इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर, सॉरी ये इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, चलिए इक्वेशन वन में इक्वेशन टू का डिवाइड करूंगा मैं, तो बेटा कितना आएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू एम जी डी स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दो अननोन है अपने पास, देखो एम पता है, जी भी पता है। देखिए ध्यान से, एम मुझे पता है, जी भी गिवन है, डी दोनों के बीच का सेपरेशन पता है, के का वैल्यू हमें पता है, क्यू का वैल्यू हमको पता करना है। तो क्यू यहाँ पे अननोन है और थीटा यहाँ पे अननोन है। अब सोचिए थीटा कहाँ से निकाल सकता हूँ मैं? हमारे पास ये ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल से मैं क्या निकाल सकता हूँ बेटा? थीटा निकाल सकता हूँ। तो एक बार ट्राई करते हैं इस एंगल से थीटा निकालने का। देखिए बेटा मैंने क्या करा यहाँ पे, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास? इसके ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा यहाँ पे, तो बेटा ये इस डी को क्या करेगा? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो गया? डी बाई टू, और ये क्या हो गया? आर। और ये एंगल कितना अपना? थीटा। तो यहाँ से कैलकुलेट करिए कि अपने पास cos थीटा कितना आता है। देखो बेटा उस ट्रायंगल को मैं दोबारा बना लेता हूँ। ये मेरे पास डी बाई टू, और ये है अपने पास बेटा आर। ये मैं ए ले लेता हूँ, ए वगैरह तो ले रखा था, इसको वन टू, ये थ्री लिख दिया मैंने। ये एंगल थीटा है। चलो बेटा अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला साइड कितना होगा? ये वाला साइड हो जाएगा बेटा अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय फोर। मतलब अंडर रूट में टू आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय टू। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम से इसको बेटा सोल्व कर लिया। तो ये वाला साइड इतना आ गया। अब टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन
एडजेसेंट साइड, एक सेकेंड देखिए, तो यहाँ से बेटा मैंने टेन थीटा लिखा अपना, टेन थीटा इज इक्वल टू ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कितना अपोजिट, अंडर रूट में, देखिए कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, टू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय टू, इसमें किसका डिवाइड करेंगे बेटा, डी बाई टू का, तो डी बाई टू का डिवाइड करूंगा तो ये डी बाई टू यहाँ आ जाएगा, ठीक है, टू से टू कैंसिल हुआ, तो कितना है बेटा यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में टू आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी, इतना क्लियर हुआ। हम्म, एक सेकेंड, यहाँ पे फोर आएगा, फोर क्यों आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ फोर एलसीएम लिया, तो फोर आर स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन फोर, तो फोर अंडर रूट से बाहर आके टू, तो यहाँ पे फोर आएगा, तो यहाँ पे भी फोर आएगा इस जगह, और इस जगह भी बेटा फोर आएगा। चलिए, टेन थीटा कितना हो गया, फोर आर स्क्वायर माइनस डी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ मैं। अब ध्यान से देखिए, एक तो ये इक्वेशन है मेरे पास टेन थीटा का, और अभी थोड़ी देर पहले अभी अपन ने ऊपर भी टेन थीटा का इक्वेशन लिखा था, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा बेटा, मैं इक्वल कर दूंगा। ये देखिए, एक इक्वेशन ये अपन ने ये लिखा था, दोनों क्या है, टेन थीटा, दोनों टेन थीटा को क्या कर देंगे बेटा, इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे इक्वल करते हैं, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ पहले, फिर नीचे चलते हैं, एम जी डी स्क्वायर अपॉन बेटा के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में फोर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी। चलिए नीचे चलते हैं, इतना क्लियर हुआ बेटा। देखिए बेटा, एम जी, ये आ जाएगा इधर डी क्यूब अपॉन में आएगा के, ठीक है, और ये वाला मैं इधर ले आता हूँ, तो अंडर रूट में फोर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इधर आएगा क्यू स्क्वायर, तो इस क्यू स्क्वायर का मैं पूरा बेटा अंडर रूट इधर लगा देता हूँ, और इधर कितना बचा, क्यू, तो ये क्या है हमारा आंसर, ये क्लियर हुआ, तो ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा, ए पार्टिकल ऑफ मास m carrying charge q1 is revolving around a fixed charge q2 in a circular path of radius r, calculate the period of revolution and its speed also। देखिए मैकेनिक्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेटा मिक्स क्वेश्चन है। एक क्या दे रखा हमको, मैं पहले ध्यान से देखिएगा, एक ये चार्ज है बेटा माइनस Q2, ठीक है, तो इसके अलोंग कौन घूम रहा है बेटा, ये Q1, ठीक है, Q1 क्या कर रहा है, ये इसके पास Q1 मास है, सॉरी Q1 मास नहीं, Q1 चार्ज है, और मास कितना है इसके पास, m है, एक मास है मेरे पास, ठीक है, जिस पे चार्ज कितना है Q1, और वो किसके अराउंड घूम रहा है बेटा, Q2 के अराउंड, जो Q2 है वो क्या है, फिक्स्ड है, इसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है, मतलब ये Q2 है, और Q2 के अराउंड बेटा क्या कर रहा है, ऐसे 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 क्या कर रहा है, ये घूम रहा है अपने पास, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए, अब बोला गया है कि इसका क्या निकालना है अपन को, रेवोल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, जब अपन सर्कुलर मोशन पढ़ते थे तो सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल नाम का एक फोर्स पढ़ा था, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता था वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता था, सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाएगा, सोच के देखिए, देखिए ध्यान से, हम्म, बेटा देखिए, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, तो ये जो बॉडी है, ये वाली ये वाली Q2, ये Q2 चार्ज है, ये क्या करेगा, Q1 को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है,
Q1 को क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। चलिए, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और किस फोर्स से करेगा, जिसका वैल्यू क्या होगा इस फोर्स का बेटा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, पेज का सेपरेशन आर। और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर, मान लिया ये इधर वेलोसिटी क्या होती थी बेटा, इसमें सर्कुलर में अपन टेंजेंशियल लेते थे, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर, ठीक है। और ये इसके लोग ऐसे 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 मूव करता रह रहा है, ठीक है। और इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है बेटा, ये जो फोर्स लिया हमने, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये प्रोवाइड करवा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा यहाँ पे, देखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। जो F सेंट्रीपिटल होता था उसको क्या लिखते थे हम, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एम ओमेगा स्क्वायर आर, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए बेटा आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हमको स्पीड निकालनी थी इस क्वेश्चन में, और स्पीड हम निकाल लेंगे अभी। मैं एक मिनट ऊपर जाता हूँ वापस। चलिए ध्यान से देखना, तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, के Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे आएगा आर अपॉन एम, ये आ जाएगा, और ये अंडर रूट में बेटा ये, और ये v। तो स्पीड पर समझ में आई, स्पीड कितने है अपने पास, अंडर रूट के अंदर के Q1 Q2 अपॉन एम आर स्क्वायर। चलिए इसके बाद बोला गया टाइम पीरियड भी निकालना है इसका। देखिए क्वेश्चन में टाइम पीरियड ही पूछा गया है क्या, कैलकुलेट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड इट्स स्पीड ऑल्सो, ठीक है। चलिए अपने को पता है जो के Q1 Q2 ये जो अपन ने लिखा था आर स्क्वायर, बेटा इसको मैं एक और तरह से लिख सकता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर से, ठीक है। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना लिखूंगा मैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 टू अपॉन एम आर क्यूब। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, तो बेटा इसको मैंने लिख दिया ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में के Q1 Q2 अपॉन एम आर क्यूब, ठीक है। अब बेटा हमको पता है कि जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड। 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू कितना है बेटा, अंडर रूट में के Q1 Q2 अपॉन एम आर स्क्वायर। अब अपन को टाइम पीरियड निकालना है, तो बेटा ये तो 2 पाई, और ये इधर आके पलट जाएगा कितना, एम आर स्क्वायर अपॉन के Q1 Q2, और ये इधर आ जाएगा टाइम पीरियड, ये क्या हो जाएगा आंसर। इतना क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी तरह का अगला क्वेश्चन करते हैं एक और। चलिए बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो हमारा है ये फ्लूइड्स पे डिपेंड करेगा, फ्लूइड्स के जो क्वेश्चन है, और जो फ्लूइड्स मैकेनिक्स है उससे रिलेटेड है थोड़ा सा क्वेश्चन। इसके लिए हमें बायन्स फोर्स वगैरह ये अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन में हमको जो गिवन है, हाँ लिक्विड की डेंसिटी, एक तो लिक्विड की डेंसिटी, ध्यान से सुनना, टू आइडेंटिकल चार्जेस पेयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ठीक है। देखिए मैं डायग्राम बना देता हूँ एक बार। ध्यान से देखना बेटा,
क्वेश्चन में बोला गया है टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर, ये दो आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर है, ठीक है। हाँ, एक मान लिया Q1 है, आइडेंटिकल है तो बेटा QQ मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लिया Q, ये Q, ये जो लेंथ है रोप का वो कितना दे रखा है, इक्वल लेंथ है, तो ये लेंथ मैंने L ले लिया, एज्यूम कर लिया। और एंगल कितना बन रहा है बेटा यहाँ पे, थीटा। यहाँ से वर्टिकल सी दोनों लेंथ कितना एंगल बना रही है, ये दोनों रोप थीटा एंगल बना रही है। चलिए, अब क्या बोला गया है when suspended in a liquid of density, ठीक है, the triangle remains the same, the angle, sorry triangle नहीं, the angle remains the same, what is the dielectric constant of liquid। अब ध्यान से देखिएगा, अब तक जो हम थे क्वेश्चंस वो कैसे कर रहे थे बेटा, एयर वगैरह में या फिर वैक्यूम वगैरह में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या आया हमारा, हमने उसको लिक्विड के अंदर फिल कर दिया, ठीक है। लिक्विड के अंदर इनको क्या कर दिया बेटा, फिल करके और इसको उसमें डिप कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, के अंदर वेरिएशन आएगा, जो हमारा के होता था 9 × 10⁻⁹, अब वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बार में क्या बोला गया है, पहली बार में तो उसको बेटा एयर में लगाया गया है, ठीक है। ये देखिए पहला जो केस है उसमें तो क्या बोला गया है, उसको एयर में रखा गया है, और ये सिचुएशन अपने को क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। चलिए, सिचुएशन ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिक्विड ले आऊंगा जिसकी डेंसिटी कितनी गिवन है अपने को, 0.8 ग्राम पर cc। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिक्विड ले आऊंगा जिसकी डेंसिटी हमको कितनी दे रखी है, 0.8 ग्राम पर cc। उसके बाद भी जो एंगल है वो एंगल थीटा ही रहता है, ठीक है। तो उस लिक्विड का, समझ में आ रहा है, उस लिक्विड का बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेयर भी हमको दे रखा है, मतलब ये जो स्पेयर है इसका डेंसिटी भी हमको गिवन है, ठीक है। इसका चार्ज क्या है, इक्वल, जो हमने Q1 एज्यूम कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। इधर बेटा एक लगेगा टेंशन फोर्स, ठीक है। चलिए, इधर क्या लगेगा, मैं इसका एफबीडी बना रहा हूँ, इधर लगेगा mg। इस टेंशन फोर्स के मैं कंपोनेंट करूंगा तो इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा अपने पास, एक कंपोनेंट बेटा इधर इधर, एक सेकेंड। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास mg, ये टेंशन है इधर, इसके मैं कंपोनेंट कर देता हूँ बेटा इधर, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल की वजह से। ये कितना हो जाएगा, 10 नहीं सॉरी टी कोस थीटा। इधर कितना कंपोनेंट हो जाएगा बेटा, टी कोस थीटा। इधर कितना कंपोनेंट हो जाएगा, टी साइन थीटा। अब देखिए इधर कितना फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसकी वजह से, इस क्यू और इस क्यू की वजह से बेटा, ठीक है। ध्यान से देख लेना। अब अपने को और क्या बोला गया है क्वेश्चन में, और आगे पढ़ते हैं बेटा। ये सेपरेशन मैंने आर मान लिया बेटा, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का सेपरेशन आर मान लिया। बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एलिमिनेट करेंगे, बट हमको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, सिर्फ डेंसिटी दे रखी है, सिर्फ ये 0.8 और ये 0.6 और ये एंगल थीटा दे रखा है। इसके अलावा और हमको क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, ठीक है। बाकी सब हमने अपने हिसाब से एज्यूम किया है। तो बेटा ये फोर्स हो जाएगा एफ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे टी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, एम जी के, इक्वेशन नंबर 1। और टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा यहाँ पे, एफ के, जो कितना है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के का वैल्यू कितना लिखेंगे बेटा, के इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ तो लिखेंगे, लेकिन 9 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि स्टार्टिंग में अपन ने क्या कर रखा, उसको कुछ नहीं बोला गया तो मतलब एयर में रखा हुआ है। तो एयर में एप्सिलॉन आर कितना होता है बेटा, 1, इसलिए के कितना है यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब बेटा इस वाले इक्वेशन का डिवाइड करूंगा तो टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आएगा अपने पास के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से मैं के को भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्यू स्क्वायर अपॉन के का वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी और बेटा आर स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इक्वेशन वन को नोट कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन में बोला गया बेटा, उसको हमने क्या करा, एक लिक्विड में रख दिया। किसको? इस पूरे सिस्टम को लिक्विड में रख दिया। ठीक है, चलिए तब भी एंगल क्या है, उन दोनों के बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए हम उसको एक बार रख के देखते हैं। तो बेटा ये दोनों मास और जिनके चार्ज कितने हैं, क्यू, स्फेरिकल ये है। चलिए ये बना दिया। अभी भी एंगल कितना है, थीटा। एंगल थीटा है तो ये सेपरेशन अभी भी कितना रहेगा, आर। चलिए अब ध्यान से देखना बेटा, इधर कितना फोर्स लगेगा, एफ। ठीक है, इधर कितना लगेगा, एम जी। इधर कितना लगेगा बेटा, टेंशन ऊपर लगेगा। इस टेंशन का मैं कंपोनेंट करता हूँ इधर, टी साइन थीटा और ऊपर टी कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये लिक्विड में फिल है, मतलब ये लिक्विड में डूबा हुआ कौन, ये हमारा ये वाला चार्ज। ठीक है, तो इस पे बेटा एक बाइंस फोर्स भी लगेगा। ठीक है, और बाइंस फोर्स कैसे लगता था, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ये पानी में अगर पूरी तरह से डूबी हुई है तो बाइंस होता था, ऊपर की ओर लगता था, और उसका वैल्यू कितना था, बाइंस फोर्स इज इक्वल टू जो लिक्विड होता था उसकी डेंसिटी। ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी कुछ भी जो भी रो होती थी या सिग्मा होती थी, यहाँ पे अपन एज्यूम कर लेते हैं जो अपना लिक्विड है, लिक्विड की सिग्मा इज इक्वल टू 1.8 गिवन है। देख लेते हैं एक बार, लिक्विड की 0.8 और स्फीयर की 1.6। ये 0.8 तो इसकी, और स्फीयर की बेटा रो मान लेता हूँ, इसको मैं लिख दिया 1.6। ठीक है, 1.6 ही लिख लिया। बाइंस फोर्स क्या होता था, जो लिक्विड होता था उसकी डेंसिटी। ठीक है बेटा, लिक्विड की डेंसिटी इनटू ये जो इस पे डूबा होता था या जो भी बॉडी डूबी होती थी उसका वॉल्यूम इनटू जी, रो वी जी, ऐसा पड़ा होगा। ठीक है, तो रो क्या होता था वहां पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा वी जी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी क्या मानी बेटा, सिग्मा मानी है। ठीक है, तो बाइंस फोर्स ये होता था, तो ये बाइंस फोर्स भी बेटा यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेगा। यहाँ पे कितना लगेगा, एफ बी। अब इन सबको क्या करता हूँ मैं, इक्विलिब्रियम में ले आता हूँ, तो टी कॉस थीटा इज प्लस, सॉरी, प्लस एफ बी इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, एम जी, और दूसरा कितना आएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा एफ, देखना के क्यू स्क्वायर क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, टी साइन थीटा इज इक्वल, बेटा यहाँ पे जो के है ना, वो के अब वो वाला के नहीं रहेगा, वन अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, वन अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, क्योंकि इस बार बेटा लिक्विड के अंदर रख रहे हैं हम,
और ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इस बार हमको इसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आर स्क्वायर, और इधर आ जाएगा बेटा ये क्यू स्क्वायर। चलिए अब इनको डिवाइड कर लेते हैं एक बार। इसको पहले मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे बेटा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस बाइंस फोर्स का वैल्यू कितना लिखूंगा मैं, सिग्मा वी जी। ठीक है बेटा। चलिए इस वाले इक्वेशन में मैं इस वाले इक्वेशन का डिवाइड कर लेता हूँ, तो कितना आएगा यहाँ से, टेन थीटा इज इक्वल टू, देखना बेटा डिवाइड करूंगा तो ऊपर आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और आर स्क्वायर इनटू में बेटा एम जी माइनस रो वी जी। अगर मैं इस वाले इक्वेशन में इस वाले इक्वेशन का अगर डिवाइड करूँ, ये क्वांटिटी अपने पास आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा और नीचे आते हैं। अब देखिए ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ चुका है। इसमें भी क्या है बेटा, टेन थीटा, उसमें भी क्या है टेन थीटा, दोनों जगह थीटा क्या था, इक्वल। तो दोनों थीटा को मैं क्या कर देता हूँ बेटा, इक्वल कर देता हूँ। यहाँ पे थीटा कितना था, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी आर स्क्वायर। देखना ध्यान से, दोनों टेन थीटा को इक्वल करूंगा, इक्वेशन वन इज इक्वल टू इक्वेशन टू करूंगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर एम जी माइनस रो वी जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी आर स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए आर क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए इसके बाद आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा क्या इधर बेटा, इधर तो बचा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर एम जी माइनस रो वी जी इज इक्वल टू 1 अपॉन एम जी। अब ये मास किसका बेटा, ये मास हमारे पास स्पेयर का। ठीक है, ठीक है बेटा, मास क्या है हमारे पास, स्पेयर का। अब देखिए जो स्पेयर की डेंसिटी है वो कितनी है, रो, अपन ने ऊपर लिख दिया था रो। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, मास पर डेंसिटी। ठीक है, तो वो मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो बेटा यहाँ पे v की जगह लिखूंगा मैं एम जी को तो इधर ले जाता हूँ, और एप्सिलॉन आर एम जी माइनस रो की जगह तो रो लिखा बेटा, v की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, m अपॉन रो, और ये लिख दिया मैंने g। चलिए देखिए एम जी, यहाँ से ऊपर से बेटा एम जी कॉमन आ जाएगा, एम जी कॉमन आएगा तो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। ठीक है, एम जी से एम जी कैंसिल। अब ध्यान से देखिएगा, इधर बेटा बचा 1 एप्सिलॉन आर, इसको मैं एलसीएम लिया, सिग्मा माइनस सॉरी रो माइनस सिग्मा अपॉन रो। अब बेटा ये क्या होगा, एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकालना अपने को, क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। अब देखिए यहाँ पे अपन को यूनिट भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रो का वैल्यू कितना था बेटा, 1.6 ग्राम पर सीसी, इधर कितना है 1.6 ग्राम पर सीसी, क्योंकि ऊपर का यूनिट नीचे के यूनिट से कैंसिल हो जाएगा इसलिए यहाँ पे। और एप्सिलॉन आर वैसे भी अपना क्या होता था बेटा, यूनिट लेस, तो यहाँ पे यूनिट ग्राम पर सीसी में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अपने को एमकेएस में चेंज करने की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1.6 अपॉन 1.6 में से बेटा 0.8 माइनस करा तो 0.8,
और ये हो गया ये। एप्सिलॉन आर कितना है अपने, ठीक है बेटा, एप्सिलॉन आर कितना आएगा अपने पास